So if I want to become a module manufacturer and entrepreneur, so what are the legal compliances? Can you tell me what are the three, four, five legal compliances which I have to do to become a solar module manufacturer? Correct. So, because of the sustainability commitments that India has made on an international level, and also in order to boom the renewable energy and to have a minor shift from the conventional energy sources and reduce carbon footprint. तो ये सारे कमिटमेंट्स के लिए इंडिया में फिलहाल टू स्टार्ट अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव. ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी एफर्टलेस. आपको first step is to incorporate a company. It could be a private limited company, a one person company, an LLP company. But most advisable is to have a private limited company because it gives you better financial credibility over any other format. तो अगर आप finance arrange करने जा रहे हो, the private limited company is most vouched for in that segment. उसके बाद आपको एक जगह ढूंढनी पड़ेगी. अच्छी खासी बड़ी जगह होनी चाहिए. तो उसकी लीज डॉक्यूमेंट शुड बी इम्पोर्टेंट. आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए. मशीन्स आती हैं, उसकी 7 to 8 काइंड ऑफ मशीन्स होती है. फिर एक इन हाउस लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है जहाँ आपकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती है. प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होते हैं, मटीरियल इंस्पेक्शन होते हैं. स्टोरेज के लिए आपको एमिनिटीज क्रिएट करनी होती है क्योंकि कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे ये सारे मटेरियल्स जो आते हैं, यूटिलिटीज आती हैं, वो आपको रखने होते हैं. It's very important. Let me tell you, as much as it's important to have an infrastructure, it's equally important to have skilled labor. ये इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग है, काफी न्यू है, एंड स्पेशली लास्ट 10 years में इसका ग्रिप बहुत अच्छा हुआ है. बिफोर द प्रीवियस 10 years इट वाज नॉट सो मच इन कॉन्वर्जेशन. बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड टू हैव पीपल जो इस सेगमेंट में काफी अच्छे से ट्रेंड हो या फिर उनको एक्सपीरियंस हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो to have that kind of workforce is as important as to have that kind of infrastructure in this segment. When we speak next to about finance, so finance आप इसका you can source it from within the country where you can have जैसे अगर आपकी private company है, private limited company है, so the directors can participate in this. आप बैंक से लोन ले सकते हो या तो फिर अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा रोल आ गया है जहां अगर यू हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी यूरोपियन यूके country or a USA based country, then they can work in 30-70, matlab they can have their 30% share, whereas you can have your 70% share. And there are ample amenities available for a foreign direct investment, जहां आपको अलग से RBI की permission for this particular investment नहीं लेनी पड़ेगी. Now, if you're investing with any other country which shares a border with India, basically, तो उस टाइप के जोग्राफिकल सिचुएशन के अंदर जहां बॉर्डर शेयरिंग हो रही है बिटवीन इंडिया एंड अ पर्टिकुलर कंट्री, जहां से इन्वेस्टर आ रहा है, जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यू विल हैव टू टेक एन एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द आरबीआई फॉर द सेम. इसके सिवाय इट शुड बी इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ BIS certification and an ALMM registration. Without that, you will not be able to market and sell these products within India. आपके पास अच्छा एक इम्पोर्ट के लिए भी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए भी एक अच्छा प्रोविजन होना चाहिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल हैं इन सारी चीजों के लिए. इट्स वेरी इजी नाउ इफ यू डिसाइड टू किक स्टार्ट. इट्स एक्सट्रीमली इजी. इनफैक्ट दीज मशीन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इजिली अवेलेबल नाउ. ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग में अबाउट 8 मशीन्स लगती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड टेस्टिंग के लिए कुछ अलग 2-3 मशीन्स लगती है. तो ये सारी मशीन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड इसके मेजर प्रोक्योरमेंट मार्केट्स भी बहुत वेल नोन है विद इन द इंडस्ट्री. तो इट्स नॉट टू मच ऑफ अ ट्रबल टू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस. नॉट टू मेनी कंप्लायंसिंग दैट आर गोइंग ऑन. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सो मैं शबनम जी से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था कि कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस, बिकॉज वी हैव सेम कॉर्पोरेट लॉ बैकग्राउंड, सो लीगल कंप्लायंसेस हमारे लिए एक तरह से फोकस हो जाते हैं कि कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. सो जो मुझे समझ में आया है, तो शबनम जी ने ये बताया था कि स्टेज 1 में जो लीगल कंप्लायंसेस है वो इनकॉर्पोरेशन से. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह की, वेदर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, LLP इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, और पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ. पर शबनम जी की ये एडवाइस थी कि इट इज बेटर इफ यू आर गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए. कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का ये बेनिफिट है कि आपकी यू हैव वाइडर बेटर रिकग्निशन,
एंड योर ग्रोथ ऑप्शंस इंक्रीज, क्योंकि आप कंपनी को फिर आईपीओ भी ला सकते हैं। आप जब एक्सपेंशन करेंगे तब वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में शबनम जी का ये भी कहना था कि जब आप एमओए बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो उसमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मत लिखिए, एक एडवोकेट से, लॉयर से वेट करा लीजिए। जो भी वैल्यू चेन है पावर सेक्टर की, वो पूरी लिखिए। क्योंकि आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लिखा और कल को आप 1 साल बाद, लेट अस अज्यूम, आप ईपीसी में जाना चाहते हैं या ट्रांसमिशन करना चाहते हैं या कोई आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है गवर्नमेंट का, तब आपको एमओए में फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि किसी जो एनर्जी लॉज में एक्सपर्ट है, लॉयर, उससे आप एक एडवाइस ले लीजिए, एक डिस्कस कर लीजिए शबनम जी से या किसी से भी डिस्कस कर लीजिए। और जितनी भी वैल्यू चेन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन मार्केट्स, पावर एक्सचेंजेस एंड रिसाइकलिंग ऑफ पावर प्लांट्स, फिर उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल का जो काम है, ये जितने भी काम है, क्योंकि 12 चीजें कवर होती हैं एनर्जी सेक्टर में, वो सब अपने एमओए में लिख दीजिए। भले ही आप फर्स्ट स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो फर्स्ट एडवाइस उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी आप लैंड परचेज करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपकी वो फैक्ट्री अगले 20-25 साल तक वहां पे बैठेगी, वहां पे आपका लैंड का रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और दूसरा, आप जब लैंड खरीदें तो जितनी लैंड आपको चाहिए उसकी 10 टाइम्स लैंड खरीदिए। क्योंकि एक्सपेंशन पूरे इंडिया में बहुत, अगर आपको लेट अस अज्यूम आपको ये पता चलता है कि 1 एकड़ लैंड में मेरी फैक्ट्री लग जाएगी, आप 10 एकड़ लैंड खरीदिए, 1 एकड़ में फैक्ट्री लगाइए, बाकी में गार्डन और प्लांटेशन लगाइए। बाद में जब आपकी फैक्ट्री का एक्सपेंशन होगा तब आपको ये, आप थैंकफुल रहेंगे शबनम जी का या मेरा कि भाई ये डिस्कशन सुना था, तो इसलिए 10 एकड़ लैंड। लेकिन आप अगर जब 10 एकड़ लैंड ले रहे हैं या 20 एकड़, जो भी रिक्वायरमेंट है, तब उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एक लॉयर से करवा लीजिए, जिससे उसका बैकग्राउंड आपको पता चल जाए लैंड का। और ड्यू डिलिजेंस करवाने के बाद लैंड परचेज करिए। लैंड परचेज जब आप करते हैं तो जो प्रॉपर सेल डीड, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर होने चाहिए विथ फुल स्टैंपिंग। स्टैम्प पेपर ज्यादा परचेज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मत परचेज करिए। कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको सूरत में या, और एंड शबनम जी ने ये भी बोला कि जो 5 टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो वो सब सूरत में बेस्ड हैं। अब वो सूरत में क्यों बेस्ड हैं वो मुझे पता नहीं, बट देयर इज सम लक और समथिंग इज एसोसिएटेड, गुडविल इज एसोसिएटेड विद सूरत, कि वो सूरत में बेस्ड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एटलीस्ट 10 टाइम्स आप लैंड एक्स्ट्रा लेके रखिए। ये आपका एक फ्यूचर के लिए लैंड बैंक होगा। और अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंशन नहीं करा रहे हैं तो आप बिहाइंड द मीटर सोलर प्लांट लगा सकते हैं शुरू में, क्या Yes. फैक्ट्री भी ग्रीन फैक्ट्री एक तरह से बन जाए। थर्ड स्टेज जो मुझे उनसे डिस्कस करके पता चला वो था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। सो जो भी फैक्ट्री होती है, कंपनी इज नथिंग बट बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपको एज अ फैक्ट्री अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक लॉयर को एक फर्स्ट ड्राफ्ट, जो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट का बनाना पड़ेगा। आपको वारंटी गारंटी के लिए भी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लॉयर बना सकता है। फिर आपको जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जितने भी वेंडर्स हैं उनका आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक आप स्टैंडर्डाइज करने के लिए एटलीस्ट लेवल 1 पे आप सारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉयर से बनवा सकते हैं। देन you can use it continuously, and when there are difficulties then you can again come back to a lawyer। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये 3-4 जो लीगल कंप्लायंसेस है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ये है कि इन केस यू आर डूइंग सम पार्टनरशिप, देन दैट पार्टनरशिप डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल आपने डिस्कस करा कि भाई चाइना, ईस्ट एशिया से मैं पार्टनर लाऊंगा, या यूरोप से मैं पार्टनर लाऊंगा, या मैं यूएसए से पार्टनर लाऊंगा। इन दैट केस जो वो पार्टनरशिप अरेंजमेंट है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन सब के लिए, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक लॉयर के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी कंप्लायंसेस करना, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंप्लायंसेस है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंप्लायंसेस है, वो कंप्लायंसेस। तो ये 4 मेजर एरियाज हैं जहां पे लॉयर्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे शबनम जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया